गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था इंडियन मनी मार्केट में। इंडियन मनी मार्केट का चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन में। और उसमें हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो हमारा है डिस्काउंट मार्केट, है ना। इससे पहले हमारा हुआ था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तक। उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है बट डिस्काउंट मार्केट। अब डिस्काउंट मार्केट में दो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको आरबीआई ने डेवलप किया। सबसे पहला है एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, और ये सेटअप हुआ था 25 अप्रैल 1988 को। एंड इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि जो मनी मार्केट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी लिक्विडिटी को बढ़ाना, कि आप उनको सेल कर सकें, उनको परचेज़ कर सकें, है ना। उसमें सबसे बड़ा रोल डीएफएचआई का है। तो एक्चुअली जो वागुल कमेटी है, वागुल कमेटी ने 1972 में और चोरे कमेटी ने 1980 में इसके सेटअप को लेकर, ये जो डीएफएचआई है इसके सेटअप को लेकर रिकमेंडेशन की थी आरबीआई को, ताकि मनी मार्केट को डेवलप किया जा सके और प्रॉपर लिक्विडिटी दी जा सके इसके इंस्ट्रूमेंट को, जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे ट्रेजरी बिल है या अदर कमर्शियल पेपर वगैरह हैं। तो आरबीआई ने विद द हेल्प ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफएचआई एज एन ऑटोनोमस फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इसको सेटअप किया था। और कंपनी एक्ट 1956 में मार्च 8 1988 को डीएफएचआई सब्सिडरी बन गया था एसबीआई का, है ना। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 25 अप्रैल 1988 को हुआ था। और 31 मार्च 2003 से एसबीआई मेजर शेयर होल्डर बन गया। इसका 67.01% शेयर्स एसबीआई के पास हैं, इसलिए इसका नाम बदल कर दिया गया एसबीआई डीएफएचआई। तो आई थिंक इसका पर्पस क्लियर हो गया होगा कि इसका पर्पस है मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी लिक्विडिटी को बढ़ाना, कि जब आपको इसको परचेज़ करना है या उसको सेल करना है तो उसमें बहुत बड़ा रोल डीएफएचआई प्ले करता है। आप देखिए इसके रिसोर्सेज कि एसबीआई डीएफएचआई के जो रिसोर्सेज हैं, ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है और जॉइंटली ओन्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने भी इसको ओन किया हुआ है, पब्लिक सेक्टर बैंक के भी इनके शेयर्स हैं और परचेज़ किए हुए हैं, और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है इनकी पेड अप कैपिटल में, जो कि 200 करोड़ है ना। और इनका जो रेशियो है 5:3:2 है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल इनकी 250 करोड़ है। रीफाइनेंस फैसिलिटी डिफरेंट टाइप की जो है वो आरबीआई की इसमें अवेलेबल है। लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम बैंक ऑन कंसोर्टियम बेसिस 100 करोड़ है फ्रॉम 28 पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये तो इनके रिसोर्सेज हैं। अब देखिए काम क्या करता है। सबसे पहला कि जो सरप्लस लिक्विड फंड है बैंकिंग सिस्टम का, उसको ये एक तरह से उसका ये सोल डिपॉजिटरी है कि बैंकिंग सिस्टम के पास जिसके पास भी सरप्लस मनी होती है उनको वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं, या जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी अपने डिपॉजिट को यहाँ पर, अपने सरप्लस मनी को यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। और ये सरप्लस मनी को यूज़ करता है ना। किस लिए यूज़ करता है कि अगर कोई लिक्विडिटी में इम्बैलेंस है तो उसको इवन आउट करने के लिए, कि अगर कंट्री में या बैंकिंग सिस्टम में कोई लिक्विडिटी में इम्बैलेंस आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए ये आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सरप्लस फंड को यूज़ करता है। जैसे मनी की सप्लाई कम हो गई तो ये बढ़ा देता है, मनी की सप्लाई ज़्यादा हो गई तो ये कोशिश करता है कम करने की, मतलब आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये काम करता है। एंड इट शुड क्रिएट रेडी मार्केट फॉर कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल के लिए मार्केट क्रिएट करता है कि आप उनको सेल कर सकते हो। ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जितने भी हैं उनके लिए रेडी मार्केट तैयार करता है टू परचेज़ फ्रॉम एंड सेल टू बैंकिंग सिस्टम, कि सेल बैंकिंग सिस्टम को करना हो या परचेज़ करना हो तो उसके लिए इसका काम क्या है, रेडी मार्केट तैयार करना। आप देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जस्ट लाइक एज इन फंक्शन कि टू बैलेंस अ लिक्विडिटी इम्बैलेंस इन मनी मार्केट। मनी मार्केट में अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको बैलेंस करने का काम किसका है, एसबीआई डीएफएचआई का, बाय मैचिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी की डिमांड और सप्लाई में बैलेंस एस्टेब्लिश करना। एंड टू प्रमोट द सेकेंडरी मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कि जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए सेकेंडरी मार्केट तैयार करता है। और इसी तरह से ग्रेटर लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को, है ना, कि जिसको सेल करना हो वो यहाँ पर सेल भी कर सकता है और परचेज़ भी कर सकता है। और इसी तरीके से एक रेडी मार्केट तैयार करता है रीजनेबल सेंटर थ्रू इट्स नेटवर्क विद मेन मार्केट, है ना। और इसी तरीके से प्रोवाइड सेफ एंड रिस्क फ्री शॉर्ट टर्म
इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़। तो ये इसके काम है, ये इसके फंक्शन है, जिसमें मेन काम इसका क्या है कि बैलेंस एस्टेब्लिश करना मनी मार्केट में, ताकि डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी के अकॉर्डिंग बैलेंस एस्टेब्लिश किया जाए कि ना तो डिमांड ज़्यादा हो ना ही सप्लाई, है ना, और अगर है तो उसको ये बैलेंस करता है। और इसी तरह से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए ये क्या करता है, एक मार्केट तैयार करता है। अब देखिए फिर से वही पॉइंट्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंस, मिनिमाइजिंग लिक्विडिटी इम्बैलेंस, कि अगर कंट्री के अंदर लिक्विडिटी इम्बैलेंस है तो इसको कोशिश करता है ये काम करने की, है ना, उसको बैलेंस में लाने की कोशिश करता है। टू वे कॉस्ट तैयार करता है कि सेल के लिए अलग और परचेज़ के लिए अलग। जैसे ट्रेजरी बिल अगर आपको बेचना है तो कितने का सेल होगा, ख़रीदना है तो कितने का परचेज़ आप कर सकते हैं। ऑथोराइज इंस्टीट्यूशन फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए मतलब सेल करने के लिए या परचेज़ करने के लिए एक ऑथोराइज इंस्टीट्यूशन है। और रेपो ट्रांजेक्शन, जो अभी हमने पढ़ा था ना, रेपो एंड रिवर्स रेपो, तो रेपो ट्रांजेक्शन अगर ट्रेजरी बिल की है तो उनको भी ये डील करता है। डीपनिंग द मनी मार्केट, मनी मार्केट को बढ़ाता है ये, है ना, डीपन करता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन है आपको मनी मार्केट की करनी है, सेल या परचेज़ करनी है, तो उसके लिए मार्केट आपको प्रोवाइड करता है। फैसिलिटी फॉर डिप्लॉइंग शॉर्ट टर्म सरप्लस, कि अगर बैंक्स के पास शॉर्ट टर्म सरप्लस है तो उसको वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको यूज़ करने का काम ये करता है। और एक SGL अकाउंट फैसिलिटी भी ओपन करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट SGL अकाउंट फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है, जिसमें कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या जो अदर बैंक्स हैं, है ना, वो इसको मतलब ये जो SGL अकाउंट फैसिलिटी है वो RBI के साथ जो है वो लिंक होता है। तो अगर आपने जो है वो इसमें अमाउंट डिपॉजिट करना है मतलब बैंकों ने, तो ये अकाउंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि इसके थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो फैसिलिटी है ये एनेबल्स देम टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और रेपो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है टू IDBI, RBI, IFCI, NABARD को। एक्सटेंशन ऑफ मनी मार्केट, कि मनी मार्केट को एक्सटेंड करता है ना, कि मेट्रो सेंटर्स पे। एंड इसी तरह से डेवलपिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये प्राइमरी मार्केट के काम भी करता है और सेकेंडरी के भी करता है। डेवलपमेंट रोल है कि जो है वो इनको भी अगर कुछ परचेज़ करना है या सेल करना है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंस। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है सेकेंड इंस्टीट्यूशन जो RBI ने सेट किया है, वो है सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, STCI। ये इसके बाद सेटअप हुआ है DFCI के। STCI ये 94 में सेटअप हुआ था और इसका मेन पर्पस है सेकेंडरी मार्केट फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट, कि जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट हैं उनके लिए ये सेकेंडरी मार्केट है कि उनको यहाँ पर सेल या परचेज़ किया जा सकता है। तो इसकी जो पेडअप कैपिटल है वो 500 करोड़ है ना, और इसमें कंट्रीब्यूट किया है बैंक ने, LIC ने, RBI ने। RBI के पास इसका 50% शेयर है और इट फंक्शन एज ए प्राइमरी डीलर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इसका जो काम है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी ये डील करता ही है, डेट इंस्ट्रूमेंट में तो करता ही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी ये डील करता है कि उनको भी ये सेल या परचेज़ करता है। अब देखिए इसकी करंट एक्टिविटी क्या है, कि जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैं, ये जो ट्रेजरी बिल है उसकी अगर आपको अंडर राइटिंग करानी है तो वो काम भी ये करता है। और पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ट्रेजरी बिल हैं उसमें ये पार्टिसिपेट भी करता है, मतलब उनको सेल भी करवाता है, परचेज़ करता भी है ना, सेल भी करवाता है, परचेज़ भी करता है। एंड मार्केट मेकिंग एंड ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल बाय कोटिंग हाईवे कोर्ट्स, कि हाईवे कोर्ट्स भी देता है उनको सेल करने के लिए मार्केट में, है ना, तो उनके लिए मार्केट भी बनाता है। ट्रेडिंग इन PSU पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग बॉन्ड्स है उसमें भी ट्रेडिंग करता है। रेपो मार्केट में भी पार्टिसिपेट करता है। इंटर बैंक, कॉल बैंक, मनी मार्केट, है ना, जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। ट्रेडिंग इक्विटी और इसी तरह से जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उस काम को भी ये करता है ना। तो ये था इसका कुछ कि STCI क्या काम करता है। तो ये सेकेंड इंस्टीट्यूशन है जिसका जो मेन काम है वो क्या है, मनी मार्केट को एक बेस देना, एक मार्केट देना जहाँ पर कि इन इंस्ट्रूमेंट को बेचा भी जा सके और ख़रीदा भी जा सके। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट की सेकेंडरी मार्केट का काम भी करते हैं। उसके बाद देखिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, है ना। जो इंडियन मनी मार्केट है उसकी क्या विशेषताएं हैं या उसके अंदर क्या कमियां हैं अगर हैं तो, है ना, क्या ड्रॉबैक हैं या क्या इसकी फ़ीचर्स हैं। तो सबसे पहला देखो लैक ऑफ इंटीग्रेशन, कि जो मनी मार्केट है वो इंटीग्रेटेड नहीं है ना। जैसे हम कहें कि एक ही प्लेस पर जाएं या वो सारी
रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। तो हमारी जो मनी मार्केट है वो 2 टाइप्स की है, या जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो 2 टाइप का है। जैसे हमने पढ़ा था फाइनेंशियल सिस्टम, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो आरबीआई है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है ना। जैसे इंडिजीनियस बैंकर्स हैं, उनके ऊपर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है और वो कोई मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते। तो इंटीग्रेशन की कमी है कि एकरूपता नहीं है ना। सेकेंड इज शॉर्टेज ऑफ फंड, कि सप्लाई ऑफ फंड कई बार ज़्यादा हो जाता है डिमांड से, और कई बार डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से। तो कई बार शॉर्टेज हो जाता है, कई बार सरप्लस हो जाता है। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं बैलेंस करने में, है ना। तो द इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो सफ़र फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ फंड। इस टाइम पर वो शॉर्टेज ऑफ फंड से गुजर रही है। एंड देयर आर सो मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीज़न है, जैसे पॉवर्टी है, ब्लैक मनी है, पैरेलल इकोनॉमी है। तो आरबीआई इसको जो है वो इम्प्रूव नहीं कर पा रही, कोशिश कर रही है बट नहीं कर पा रही। थर्ड वन इज़ लैक ऑफ रैशनल इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, कि इंडियन मनी मार्केट में सबसे बड़ा डिफेक्ट ये भी है कि इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वो अलग अलग है ना। आरबीआई ने स्टैंडर्डाइज तो किया है इंटरेस्ट रेट को फॉर रैशनलाइजेशन, विच मेड सम इम्प्रूवमेंट, कुछ इम्प्रूवमेंट तो की है, लेकिन फिर भी इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। कुछ कंसेशन दिए जा रहे हैं, कहीं पर रेट ज़्यादा लिया जा रहा है, कहीं कम लिया जा रहा है, डिपॉजिट का रेट भी कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है ना। तो इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट, कि जितने भी बिल हैं जैसे कमर्शियल बिल हैं, है ना, इसके कोई बिल मार्केट नहीं है जहाँ पर कि आप इनको परचेज कर सकते हैं या डिस्काउंट कर सकते हैं, या इनलैंड और जो फॉरेन बिल्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट ना होने की वजह से जो पीपल हैं वो सोचते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, है ना। और बैंकिंग फैसिलिटी एडिक्वेट नहीं है तो सही, है ना, लेकिन इनएडिक्वेट है। रूरल एरियाज़ में इसका भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और कई एरियाज़ में तो इनकी ब्रांचेस भी नहीं है। सीजनल स्ट्रिंजेंसी ऑफ फंड्स, की कई बार सीजनल भी जो है वो स्कार्सिटी हो जाती है, फंड्स की कमी हो जाती है, और फिर जो इंटरेस्ट रेट हैं वो भी चेंज करने पड़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे जो एग्रीकल्चर है उसमें जो कटाई होती है वो किस महीने में होती है, अक्टूबर टू अप्रैल। तो इन महीनों में डिमांड बढ़ जाती है ना, इन महीनों में जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से